अतिथि हम सबके मार्गदर्शक श्री कृपा शंकर सिंह जी उपस्थित हुए हैं। आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी महाराष्ट्र राज्य उत्तर भारतीय मोर्चा के बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं एवं प्रभारी हैं। प्रदेश के उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रभारी हैं। उनका आना हम लोगों के लिए सभी लोग आए और हमारे अतिथि आदरणीय श्री कृपा शंकर सिंह जी का सम्मान करें। और सर का सम्मान करते हुए हमारे संस्था के कार्यकर्ता एक बार जोरदार तालियां फिर से होनी चाहिए। तालियां बजाने में कोताही न करें। सम्मान करने में पीछे नहीं रहना चाहिए और इनका सम्मान ही अंतिम सम्मान है इसके पश्चात हम एक जोरदार तालियां हो जाए। ये संस्कार है जो आगे बढ़ते हैं। हमारे बड़ों का सम्मान करना बच्चों को सीखना ही चाहिए और वो सम्मान करते हुए अभी सम्मान का कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी ने 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम पूरे देश में दिया। आज मैं और जयप्रकाश जी भाग्यशाली हैं। पीड़ित जी ने बताया कि आज पितृ विसर्जन है। पूर्वजों को हम प्रणाम करते हैं, उनकी यादों में हम लोग जो कुछ विधि विधान कर सकते करते हैं। तो सबसे पहले मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रतिमा पर उनके विचारों पर नमन होता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र भाजपा के सम्मानित उपाध्यक्ष, सेवा पखवाड़ा के संयोजक, जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत अपने पिताजी से विरासत में पाई, आरएसएस जनसंघ विद्यार्थी परिषद युवा मोर्चा से लेकर के उत्तर भारतीय मोर्चा तक जिनको काम करने का मौका मिला, सम्मानित श्री जयप्रकाश ठाकुर जी, इस जिला के जिनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती है। जैसे बताया आपने कि जब भी टेलीफोन करो तो राजन नाइक जी की फोन उठाने में देर नहीं लगती है। रात को भी बात करो लगता है कि दिन में बात कर रहे हैं सम्मानित राजन नाइक जी। इस कार्यक्रम की संयोजिका जो अपने पिताजी से और लोगों से बिल्कुल नहीं डरती है, उससे बहुत ज्यादा डरती है। और जब इसको कुछ बोलना होता है तो फोन में चाचा जी प्रणाम, मुझे समझ आता है इसको कुछ बात करनी है। श्रीमती सविता सिंह जी यहाँ पर बैठे वाले सभी साथी, जेपी सिंह जी हैं, उत्तम कुमार जी, राम वर्मा जी, मनोज पाटिल जी, मनोज बरोट जी, राजेंद्र ठाकुर जी, नारायण मांजरेकर जी,
देवराज सिंह जी, अभय जो हमारा युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, इसको भय नहीं इसलिए अभय है, और एक रिकॉर्ड बनाया जिसने 1000 बॉटल ब्लड जो है रक्तदान के जरिए जमा किया। मैं साधुवाद देना चाहूँगा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष को। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी और कुछ हमारे साथ नागेंद्र तिवारी जो वगैरह हैं, सुनील तिवारी हैं, बबलू हैं, सतीश सिंह हैं, वैभव तैयारी कर रहा है युवा मोर्चा में काम करने की। एक बात तो जबरदस्त तय है, आज हम और आप दोनों संयोजक इकट्ठे एक कार्यक्रम में आए हैं, तो मैं जो कह सकता हूँ, राजन नाईक साहेब जेव्हा तुम्ही मराठीमध्ये भाषण करत होता तुम्ही सांगत होता की मी मराठी बोलणार आहे, बाकी सगळे हिंदीमध्ये बोलणार आहे, पण आमची परिस्थिती अशी आहे की हिंदी माझी आई, मराठी माझी मौसी. आई नावाला जन्म दिला आणि मौसीकडे सगळे मिळत असताना मराठीमध्ये कोण आहे, आई म्हणून मौसी जगू, पण कोणी म्हणू नये आई जगली पाहिजे, मौसी जगली पाहिजे. त्या मराठी फक्त भाषा नव्हे, मराठी फक्त भाषा नाही, मराठी संस्कृती आहे. माझ्यासारखा एक उत्तर प्रदेशातून असा असंख्य लोक आहेत जेवढा महाराष्ट्रावर प्रेम करतो तसंच मराठी भाषेवर प्रेम करतो. आणि पत्रकार मित्रांना माझी विनंती आहे, सामान्यात असतील तर त्यांना सूट काहीतरी त्यांना करायचं करू द्या, पण जेव्हा आमची मराठी बोलताना मराठीमध्ये चुका होईल तर मी मराठी भावनेतून बोलतो. आमच्या तुम्ही व्याकरण किंवा शब्दावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे महाराज, संविधानचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकरचे महाराज, छत्रपती शाहू महाराजांचे महाराज, सावित्रीबाई फुलेंचे महाराष्ट्र आणि या संतांच्या भूमीला आमच्यासारखं असंख्य उत्तरवादी समाज त्या मुंबईमध्ये आणि मुंबईच्या परिसरामध्ये, पालघरमध्ये, ठाणेमध्ये सगळे ठिकाणी आहेत. आज आपको इतना ही कहना चाहता हूँ राजन नाईक साहब कि हम सब लोग यहाँ मुंबई में, थाना में, पालघर में, वसई में, बिलार में, संजय सिंह वाले वहाँ बैठे हैं, इस सब लोगों ने, इस मुंबई ने हम लोग को रोजी रोटी दिया है. उत्तर भारतीय समाज बागी हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं हो सकता है. जिस दिन महाराष्ट्र की सीमा पर महाराष्ट्र के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो पहली पंक्ति में ये उत्तर भारतीय समाज, पश्चिमी समाज फूट देने के लिए परिवर्तन करता रहेगा. ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ. बाकी तो हमेशा ये बैठी जगह मिल जाए, सोच जगह तो यहाँ बनाए देंगे, वो भी परिश्रम करके, कब्जा करके नहीं. जबराज जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को विचार, क्योंकि पुस्तक और व्यक्ति दोनों जल्दी समझ में नहीं आते, दोनों को पढ़ना पड़ता है. पुस्तक को पढ़ना पड़ता है, व्यक्ति कैसे पढ़ेंगे, व्यक्ति के साथ एक दो चार बार जो है यात्रा कर लीजिए, समझ जाएंगे व्यक्ति के साथ. आपने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 1 रुपये गाँव भेजता हूँ, वहाँ 15 पैसा पहुँचता, 85 पैसा कहाँ जाता पता नहीं चला. वही 85 पैसा ढूंढते ढूंढते कहाँ जाएगा, कौन न पहुँचाएगा. जिस दिन मुझे पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी 85 पैसा पहुँचाएगा, हम भी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे. हम भी 85 पैसे कहाँ जाएगा. अब मैं बताना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस के कुछ लोग हैं, कुछ लोग आगे, कुछ बच्चे देख रहे हैं, और आज भी काफी संख्या में लोग बाहर आए, गाड़ी में बैठ के आए, हमारे साथ आए. धीरे सभी का अंदर क्यों नहीं, चलो कहें अभी ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर भाजपा ही नहीं बना. मैं राजन नाईक साहब से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ उन सारे लोगों को जो आज के हमारे सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को आज विश्व में हर प्रधानमंत्री, हर राष्ट्रपति उनसे बात करने के लिए इच्छुक रहता है. और सबसे बड़ी बात, 5 दिन पहले जब समरकंद में हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री वहां गए और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन जी से बात करने लगे और पुतिन जी को कहा कि युद्ध का ये समय नहीं है. उसके बाद पुतिन जैसे पूरे राष्ट्र का राष्ट्रपति वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब, मैं आपको रिपोर्ट देते रहूंगा और कोशिश करूंगा. एक इतने बड़े राष्ट्र का राष्ट्रपति भारत के हमारे आप सब आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिपोर्ट देगा, इससे बड़ा गौरव हम सबको.
जब 10 सितंबर 2019 को कांग्रेस पार्टी सदस्यता से इस्तीफा दिया था, मुझे दिन याद है कि 5 अगस्त 2019 में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैंने लौह पुरुष देखा नहीं था राजन जी, लौह पुरुष का नाम सुना था, लेकिन 5 अगस्त को संसद भवन में बैठ करके वो बहादुर जाबाज लौह पुरुष भारत का गृह मंत्री 370 हटाने की घोषणा कर रहा था। देश में एक वातावरण बना था। उसी दिन मैंने घर में बैठ के टेलीविजन देख रहा था, मेरे पास पत्रकार मित्र आए, बोले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैंने कहा आई सैल्यूट आवर प्राइम मिनिस्टर, आई सैल्यूट आवर होम मिनिस्टर। अब तक कश्मीर हमारा नहीं तब सोचते चले आए थे, हमको नहीं लगता था कि जिंदगी में कभी हमारा कश्मीर हो पाएगा 370 रहेगा। हमारे जनरल सेक्रेटरी हुआ करते बड़े सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे टेलीविजन में सब आज तक सब लगने लगा। उन्होंने मुझे फोन किया, अरे कृपा शंकर आपने क्या किया? क्या? अरे कहीं आपने समर्थन कर दिया तो आप भी कर दो। अरे कांग्रेस की भूमिका नहीं मालूम होगा, सुन लो, मैंने बहुत बड़े लीडर हैं जो 370 हटाने का विरोध कर रहा है। मैं मेरे विचार से दावे के साथ कहना चाहता हूं 370 का विरोध करने वाला हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, भारतीय नहीं हो सकता। अब समय समय देश की जनता प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक फैसला लिया। मैंने 20 महीने इंतजार किया, 11 पत्र में लिखा मैंने सोनिया जी गांधी को, उनका पत्र का जवाब नहीं आता था, दूसरे नेताओं से कहलवाती थी, उनको बोलो मुझसे मिलने के लिए एक निकटता थी। बहुत दिन तक कांग्रेस पार्टी में काम किया था, मेरी आइडेंटिफिकेशन उसी कांग्रेस पार्टी से, विधायक बना, मंत्री बना, सब बना। लेकिन मैंने दूसरी जो चिट्ठी लास्ट चिट्ठी लिखी, मैंने कहा आदरणीय सोनिया जी आप एक लाइन प्रेस को बता दीजिए कि 370 हटाने का जो विरोध मैं कर रही थी वो मेरी भूल थी, मैं उसका समर्थन करती हूँ, कृपा से फिर आपके पास आएगा, लेकिन 370 हटाने का विरोध आपने किया है, ये देश कभी नहीं माफ करेगा, हमारे पीछे बात छोड़ दो। मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जयप्रकाश जी से बहुत कुछ सीखता, पहले उम्र में कम हो, लेकिन मैंने एक चीज पाया है कि हमारे आपके सबके नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने ऐसी ललकार दी और भारतीय जनता पार्टी के त्याग देखो। एक धोखेबाज जो थोड़े दिन तक मुख्यमंत्री था, उसने भारतीय जनता पार्टी को पीठ में छुरा होकर भागा, मुख्यमंत्री बन गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा एक नाथ शिंदे साहब का, वो छटपटा रहा था भाई साहब, और उसने एक निर्णय लिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के हम लोग वंशज हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज कभी कायरता और धोखेबाजी नहीं की थी। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम लेकर के उन्होंने धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, 7 में चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के नाम पे लोगों ने शिवसेना को दिया, लेकिन एक नाथ शिंदे जी ने वो कर दिखाया कि हिंदुत्व या बाला साहब ठाकरे या अन्य दिखे, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के उस परंपरा का भी भूल नहीं सकते। इसलिए आज मुझे ये कहना इसलिए जरूरी था, बागी बन सकते हो और जहां भी जरूरत हो, अगर उन धोखेबाजों का कोई व्यक्ति आपके बीच आता है फिर अपनी बात दोहराता है, तो मुझे लगता है उसका बौखलाए हुए सब आपके कानों तक आना चाहिए और ये विचार लेकर के आगे चलेंगे। तो मुझे लगता है कि आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर आदरांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। राजन नाइक के बारे में कौन किसी शायर ने बहुत बढ़िया कहा है राजन साहब कि मुख्तसर सी जिंदगी अजीब अफसाने, यानी छोटी सी जिंदगी की बड़ी पुस्तक है। मुख्तसर सी जिंदगी के अजीब अफसाने हैं, तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। अध्यक्ष को देखना पड़ता है, संभालना भी है, लड़ाई भी लड़ता है, लेकिन हंसते हंसते इन्होंने बहुत सारे लोग ठीक किया है। आने वाले समय में राजन नाइक का जो एक मृदुभाषी है, चेहरे की मुस्कुराहट है, उनकी हमेशा इच्छा रहती है हमारे जिले की भारतीय जनता पार्टी और आने वाले समय में
भारतीय जनता पार्टी आज जो संख्या दिखाई पड़ रही है, आपका डेडिकेशन जो दिखाई पड़ रहा है, मैं आप सबको सलाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और इसी गति से आगे चलिए। आज नहीं तो कल मेरे जैसे आदमी यहाँ बैठे बहुत सारे लोग, किसी को पता था कि भगवान राम का मंदिर बन पाएगा? कितने लोग बताओ? कभी सोच सकते थे हम सब लोग राम भक्त हमेशा सोचते कि कभी कोर्ट में रोका गया, कभी ये किया गया, लेकिन राम मंदिर बन जाएगा मैं तो नहीं मतलब समझ भी नहीं पाया था। आज राम मंदिर बन रहा है और मैं आज फिर कह रहा हूँ 2023 में जब राम मंदिर बनेगा तो राजा नाईक और सविता सिंह सब लोग मिल करके यहाँ के लोगों को ले जाएंगे अयोध्या में और वहाँ राम लला के दर्शन कराएंगे। तो सारे लोग कहते थे कसम मान के खाते हैं मंदिर नहीं बनाएंगे, आज मंदिर बनाएंगे। उनको भी ले जाओ जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। आज बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर को आप जाइए, एक समय था कि दर्शन करने के लिए लोग जाते थे, दशाश्वमेध घाट से लोटिया में जल लेके जाते थे और जल लेके जाते थे, वहां शिव जी के मंदिर पहुंचते थे बाबा भोलेनाथ के, उनके जल में पानी नहीं बता क्योंकि लोटिया नहीं भरती थी। आज गंगा मैया में डुबकी लगाओ, सीधा बाबा भोलेनाथ खड़ा है, जाके कॉरिडोर देखो, अहिल्या भाई होलकर हमारी आपकी सबकी हमारी महाराष्ट्र की सुकन्या, जिन्होंने 200-150 साल पहले भगवान शिव के मंदिर के कुछ काम भगवान ने कराए थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी गए, उस वक्त में कांग्रेस में था, जब उन्होंने कहा न तो मैं यहाँ आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। उस समय लोगों को लगता था कि कोई सुनना तो नहीं है, लेकिन पिछले 13 दिसंबर को माँ गंगा ने अगर अपने गंगा पुत्र नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाते तो आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर पूरे विश्व में लोग आ रहे हैं। इसलिए आज के दिन में यही कर सकता हूँ, आऊँगा आपके बीच में और बातें करूँगा। मुझे तो देर हो रही थी, 4:30 में बांद्रा में गाड़ी छोड़ी और दौड़ के एसी ट्रेन आ रही थी भयंकर की, मैं उन्हें बैठ गया, दिखा रहा था गूगल में कि 2 घंटा लगेंगे। इतना भरोसा था कि जयप्रकाश जी पहुंचे हैं, संभाल लेंगे। इनको भी एक कंडोलेंस मीटिंग में जाना था, इनके भैया जब तक आप नहीं आएंगे लोगों कार्यक्रम नहीं होगा। विद्या ठाकुर इनकी जो धर्मपत्नी विधायिका भी हैं, पिछले बार सरकार में 5 साल मंत्री रही है, आप सब उनके बारे में जाते हैं। इन्होंने कहा विद्या हमारी भी छोटी बहन है, उसको मैंने कहा जयप्रकाश को आने तो नहीं मिलेगा। कहा भैया कहीं नहीं, हम कहना थे हम फिर से आ जाएंगे, क्यों तो तुम्हारा अधिकार हो गए तो जा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज आप लोगों की उपस्थिति, आपका कार्यक्रम सविता तुमको साधुवाद, आयोजकों को साधुवाद और खास करके इतनी देवियाँ रविवार की निकल के आई हैं, क्योंकि आपको पुरुषों की मानसिकता बड़ी होती है, जो लेना होता है तो कहते हैं कि नहीं ये काम करने वाली नहीं है, तो वैसे है। लेकिन आज आपकी संख्या बता रहा है कि अगर 50% हमारी भागीदारी है तो राजन आपको 50% भागीदारी तो दी ही हो। अब क्योंकि शक्ति चाहिए तो वहाँ दुर्गा पूजा करेंगे, विद्या चाहिए तो वहाँ सरस्वती की पूजा करेंगे, धन चाहिए तो वहाँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, अनाज चाहिए तो वहाँ पूजा की देवी पूजा करेंगे। और किसी राक्षसी विचार को ठिकाने लगाने का काम हुआ तो माँ काली भी बन सकती है, इसलिए वो नौबत नहीं आए। हमारी देवियाँ माँ काली के रूप में आकर के उन राक्षसी विचारों का सत्यानाश करें। लेकिन एक तो है, आपको माँ काली बनना पड़ेगा। कब? जब वो राक्षसी विचार जिन्होंने महाराष्ट्र को 2.5 साल में बर्बाद किया है, जिन्होंने महाराष्ट्र को लूटा है, अगर वो लूटे हुए आप दिखाई पड़ते हैं, आप काली रूप बनाएंगे, हम सब डंडा डंडा लेकर आप पीछे खड़े रहेंगे। ये हमारी परंपरा है। हत्या पाप है, वध पाप नहीं है। तो वध करना कोई पाप नहीं है, जान से नहीं मानना। खाली आप लोग खड़े रहें, उनकी हिम्मत नहीं किसी की, और लुटेरे जो है फिर आएंगे। मैं फिर से ज्यादा समय ले लिया, उन के बीच में जाता हूँ, बात कहने को होता है और कभी कभी जयप्रकाश जी को बुलाई जाते याद दिलाने फिर मेरी तरफ देखते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, पूरी तरह से मैं भाजपाई हो गया हूँ। हमको हमारे साथियों को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, तो आप आदेश करें। आप उम्र में कम हो सकते हैं, लेकिन आप अनुभव में बड़े हैं। अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव कभी गलत नहीं होता। जयप्रकाश जी, मैं यही आपसे कहूँगा कि यहाँ जितने लोग हैं
राजन नाइक साहब, आपको बड़ी बड़ी जवाबदारी है। और वो संख्या सिर्फ उत्तर भारत के लोग नहीं हैं, गुजरात के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, साउथ के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, हर जगह के लोग आपके साथ रहने को तैयार हैं। और आने वाले समय में हमारे आपके सबके नेता आदरणीय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहब जी की एक अपील है, सारे भाजपाई जहां हम लोग जाए बात करें, हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को बता देना कि वो टाइम चला गया है। एक टाइम था जब जहां भी होती थी पुलिस कार्रवाई करती थी। अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन करने के समय किसी पुलिस अफसर ने कोई कार्रवाई की, उनको धीरे से बता देना, कैमरा से उनको कह देना संजय पांडे नाम का पुलिस कमिश्नर जेल है, तुम्हारी भी बहुत सारी हमको मालूम है, जो भी पुलिस अधिकारी है बोलो ईडी के लोग आएंगे उठा के ले जाएंगे, सुधर जाओ उनको बोलो सुधर जाओ। जैसे उत्तर प्रदेश के माननीय सबसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं ना, सुधर जाओ नहीं तो ऊपर जाओ, उनको बोल दो सुधर जाओ नहीं तो घर जाओ। उनको बता देना अब वो समय नहीं है कि कोई खड़ा होकर वसूली के नाम पे कोई पुलिस अधिकारी या यहाँ रहने वाला कोई आदमी अगर आपके पास आता है, शाखा चलाता है, तो शाखा की जिम्मेदारी टूट करके सीधे सर पर चली गई है, उस शाखा में कोई बचा नहीं है। कुछ लुटेरे अगर बचे होंगे उनका ठिकाने लगाने का राजन नाइक करेंगे, तो वहाँ छोटा राजन है, वहाँ बड़ा राजन। अपने पास एक ऐसा राजन है जिसको न गोली चलानी है, तलवार चलानी है, एक बार झपट देगा, डांट देगा तो उसकी क्या हालत होगी। मैं फिर से आप सबको प्रणाम करता हूँ, कार्यक्रम प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अपने दीन उपाध्याय के विचारों को लेकर के हम सब आगे चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इतना लोग आवाज करिए क्या जो था क्या, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा, जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, हम सभी का मन हो गया, मन को मुक्त कर दिया और अपने विचार प्रकट हो गए। अब मैं स्वागत करने वाले को निवेदन करूंगा कि वो